हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो मेरी पूरा पिछली जो वीडियो है आपने उसमें देखा था कि मैंने बताया था कि मेरा सिजेरियन हुआ है। और मैंने बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि मैंने सिजेरियन क्यों चूज़ किया है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस वीडियो को शूट करने में, क्योंकि आपको पता है जो जिनकी डिलीवरी हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई उनको मैं बता दूं, डिलीवरी के बाद आप अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपको आपके बेबी के टाइम के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और डेफिनेटली मेरे डिलीवरी को 1 महीना हो गया और इन 1 महीनों में मैंने सिर्फ उसके साथ टाइम मैनेज करना सीखा है कि मैं इसके साथ अपना टाइम कैसे मैनेज करूं, क्योंकि मेरे को हर 2 घंटे पे फीडिंग करानी पड़ती थी अभी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रात भर जगना और मेरी हालात आप देख रहे हो कि कैसी हो रखी है, क्योंकि रात को जगने की वजह से मेरा जो माइग्रेन है वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ गया है। और उसके वजह से मेरे को हर वक्त दर्द रहता है, तो इसलिए अभी ऑयल वगैरह लगा के रखा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा मेडिसिन वगैरह ले नहीं सकती, डोलो के अलावा कोई मेडिसिन ले नहीं सकती, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ। और बाम वगैरह भी मैं कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेबी को फीडिंग कराना रहता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं रहती है, तो वो तो आपको मेरी शक्ल पे दिख ही रहा होगा। सो ये नॉर्मल है, ये सबके साथ ऐसा होता है। ओके। सो हमारा जो टॉपिक था कि मैंने सिजेरियन क्यों चूज़ किया, उसका रीज़न ये था कि मैं आई थिंक यस, मैं 35th वीक में जब थी, उससे पहले मैंने अपने मिनी ब्लॉग में आपको कई बार ये चीज़ें बताई हुई थी कि मेरे को अपने स्टमक में बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं 1-2 बार इमरजेंसी में भी गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब टाइटनेस हो जाता तो मेरे को पेन होता था एब्डोमेन में। और साथ ही साथ मेरे को ब्रीदिंग इशू चालू हो गई थी उस टाइम पे, सिर्फ इसके वजह से। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, और एक्सरसाइज वगैरह करने में भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि मैंने अपनी मिनी प्रेगनेंसी ब्लॉग वगैरह में आपसे बताया भी था। तो ऐसी 35th वीक में भी एक बार हुआ। और मैं जब हॉस्पिटल गई तो मेरा जो सोनोग्राफी होना था, एक सोनोग्राफी सेकेंड लास्ट सोनोग्राफी बाकी था। सो उन्होंने बताया दूसरे दिन होना, तो उन्होंने बताया कि अपन आज ही कर लेते हैं एनएसटी के बाद। और क्योंकि बेबी की हार्ट रेट तो बहुत सही थी, बट उन्होंने बोला कि हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार आपको टाइटनेस क्यों हो रही है। और उन्होंने जब सर्विक्स चेक किया था तो उन्होंने बताया कि अभी तो सर्विक्स खुला नहीं, बट डेफिनेटली शी इज़ रेडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी, her body is ready for normal delivery. So जब हमने सोनोग्राफी करवाया तो सोनोग्राफी में कुछ चीज़ें सही नहीं आई थी, सही भी आई थी सही नहीं भी आई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो हायर साइड था। अब जब लोअर साइड होता है उसका रीज़न बहुत सारा होता है कि आपने सही से खाना नहीं खाया, आपकी डाइट सही नहीं थी, आप हाइड्रेटेड नहीं थे। लेकिन जब हायर साइड होता है तो उसका रीज़न अभी तक तो मुझे नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न बताया नहीं था कि ये कभी मतलब इसका कोई रीज़न नहीं होता है। तो उसकी वजह से मेरे को स्टमक में जो टाइटनेस फील हो रही थी वो हो रही थी। और जब मैंने ये सोनोग्राफी करवाई थी तो मेरी डॉक्टर लीव पे थी, तो वहाँ पे जो अवेलेबल गायनिक थी हमने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने ये रीज़न बताया। और दूसरी चीज़ क्या थी कि मेरा बेबी का जो वेट था, जो 35th वीक में होना चाहिए था उससे ज़्यादा था। जो 37th वीक में बेबी का वेट होना चाहिए था वो उस टाइम पे मेरे बेबी का वेट था। सो ये अच्छी बात भी थी कि बेबी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। बट हाँ, ये दोनों चीज़ें सी सेक्शन के साइड उसको इंडिकेट कर रही थी। सो उन्होंने डॉक्टर ने बस इतना ही बताया, और उन्होंने बोला कि हो सकता है कि डायबिटीज़ वगैरह के वजह से भी कई बार बेबी का वेट बढ़ जाता है। बट मेरे को डायबिटीज़ वगैरह कुछ पहले भी नहीं था और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं रहा था। सो ये एक रीज़न हो सकता है, उन्होंने बताया था। बट उन्होंने बोला था कि आप यहीं पर गायनेक से ही सारा डिस्कशन कर लो। तो 1 वीक बाद जब मेरी गायनेक आई तो हमने उनसे डिस्कस वगैरह किया सारी चीज़ें। उन्होंने बोला कि इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, हाँ डेफिनेटली हायर साइड है, बट बेबी का वेट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला था कि हम 1 वीक वेट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती है, और हम नॉर्मल डिलीवरी का ही वेट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल रेडी है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड के लेकर जो पेट मेरा टाइट था, और मेरी हाइट भी कम है, तो बेबी का वेट और एमनियोटिक फ्लूइड दोनों ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने बोला था कि अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज थोड़ा सा कम कर दो। सो मैंने 1 वीक बाद वापस जब सोनोग्राफी करवाया तो बेबी का वेट 1.5 के आसपास और ज़्यादा बढ़ गया। सो ये ग्रोथ अच्छी थी, बट
मेरे नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही नहीं थी, क्योंकि और एमनियोटिक फ्लूइड भी उतना ही था, ज़्यादा ही था। सो डॉक्टर ने फिर बताया कि प्रॉब्लम क्या है, कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, वो तो एक अलग चीज़ है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कभी भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड फट सकता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमें इमरजेंसी में फिर आपका, अगर आपको पेन चालू नहीं हुआ है तो आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा 24 आवर्स में, अगर आपको फिर पेन चालू नहीं हुआ तो। और डेफिनेटली मेरे को प्रॉब्लम्स तो हो ही थी उसके वजह से। और बेबी का वेट ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बेबी का वेट होना चाहिए उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा था। और क्योंकि मेरी हाइट कम थी, तो इस कम हाइट में जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं जाती, तो मे बी बेबी का हेड अटक जाता, और उसके बाद फिर क्या होता है, पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी का पेन और साथ साथ फिर तुरंत सी सेक्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि फिर बेबी का हार्ट बीट वगैरह लो होने लगता है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती थी। तो मेरे को डॉक्टर ने दोनों चीज़ें अच्छे से बताई मेरी गायनेक ने, और उन्होंने बोला कि हम इस वेट में भी और इस हाइट में भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट ये तुम पे पूरा डिपेंड करता है। मैंने तुमको सारी चीज़ें बता दी कि ये चीज़ें हो सकती है अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करते हैं तो। और अगर एक वीक में 1.5 kg वेट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली हम नॉर्मली 42 वीक्स तक वेट करते हैं ना हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और अगर तुमको पेन तब तक नहीं चालू तो बेबी का वेट और ज़्यादा बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। बट हम चाहें तो हम वेट कर सकते हैं। और तो मैंने भी, मतलब उस टाइम पे मेरे लिए ये एक टाइप से कैलकुलेटेड रिस्क होता अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करती तो। सो उन्होंने बोला कि तुम देखो तुमको क्या करना, और पेन दोनों में ही होता है। सो उन्होंने बोला कि आप फैमिली के साथ डिस्कस कर लो, और उसके बाद मुझे बताओ कि आपको किस साइड जाना है। मैं तुमको नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी सजेस्ट करूंगी, मैं तुमको सी सेक्शन के लिए भी, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस साइड जाना चाहती हो। तुम सारी चीज़ें देख रही हो, तो प्रैक्टिकली मुझे और मेरी फैमिली को भी सी सेक्शन ज़्यादा सही लगा, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करते तो मेरे को जो पेन सहना पड़ता वो तो दूसरी चीज़ है। कई बार ऐसे केसेस में बेबी भी रिस्क पे आ जाता है। सो मैं वो नहीं चाहती थी। और बेबी का वेट इसलिए ज़्यादा बढ़ा था, वो अच्छी एक बात थी कि मेरी डाइट अच्छी थी, मैंने एक्सरसाइज अच्छे से किया था। सो इन सारी चीज़ों के वजह से ही बेबी का वेट सही था, और मैंने कोई शुगर इंटेक ज़्यादा लिया नहीं था जो बेबी को के लिए डेंजर हो। तो बेबी का वेट ज़्यादा था, बट वो बेबी हेल्दी था, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई प्रॉब्लम वाली बात थी। तो मैंने सोचा कि एट द एंड हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बेबी अच्छे से आ जाए, और बाकी चीज़ें तो हम बाद में देख सकते हैं। सो हम पूरी फैमिली ने डिस्कस किया, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम सी सेक्शन के लिए जाएंगे। तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि जब सी सेक्शन के लिए जाना है तो जनरली 37वीं वीक के बाद हम कभी भी करवा सकते हैं क्यों डिलीवरी, क्योंकि उसके बाद फिर बेबी फुली मैच्योर हो जाता है, तो वेट करना बेवकूफ़ी होती। सो जिस दिन ये डिस्कशन हुआ था उसके बाद फिर 2 दिन बाद मेरा सी सेक्शन था, और 2 दिन बाद जब सी सेक्शन हुआ तभी बेबी का वेट 0.5 kg और ज़्यादा बढ़ गया था। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि आजकल की जनरेशन वो पेन सहना नहीं चाहती है। बट मुझे ऐसा लगता है पेन तो दोनों में होता है। आपने नॉर्मल डिलीवरी करवाई है तो आप सी सेक्शन का पेन नहीं बता सकते हो ना कि कैसा होता है। जैसे मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ तो मैं सी सेक्शन, आई मीन नॉर्मल डिलीवरी पे कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि वो ईजी हो, नहीं वो भी ईजी नहीं है तो सी सेक्शन भी ईजी नहीं है। क्योंकि हम उसके बाद जो पेन होता है, जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर कम होता है, फर्स्ट वॉक जो होता है, उन पेन के बारे में बात नहीं करते हैं। सो फॉर मी बोथ ऑफ देम आर टू वेरी हार्ड। सो फिर हमने डिसाइड किया, मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है इस मामले में। उन्होंने बोला कि तुम जो चूज़ करोगी हम उसमें तुम्हारे साथ हैं। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम सी सेक्शन के लिए ही जाएंगे। सो ये रीज़न था मेरा सी सेक्शन के साइड जाने का। तो मुझे नहीं लगता अभी भी, मैं जब, हाँ डेफिनेटली मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और आप सबने जो भी मेरी जर्नी में साथ थे उन्होंने भी देखा था कि मैं एक्सरसाइज प्रॉपर कर रही थी, मैं अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रख रही थी। बट सी सेक्शन के लिए जो मैंने डिसाइड किया था मुझे उसका रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी आया, वो अभी भी बिल्कुल हेल्दी है, अभी यहाँ पे खेल रहा है। सो मुझे लगता है हाँ डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए सी सेक्शन के बाद प्रॉब्लमेटिक हुई, और आई डोंट नो कि नॉर्मल डिलीवरी में ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। अब क्योंकि 1 महीना हो गया है तो मुझे इन 1 महीनों में सी सेक्शन के बाद क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी वो मैं अलग से आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और जल्दी ही शेयर करने की कोशिश करूँगी।
ये रीज़न था मेरा सी सेक्शन के साइड जाने का। तो जिनको भी ये जानना था कि सी सेक्शन के साइड मैं क्यों गई थी, तो ये रीज़न था। और मुझे लगता है कि अगर आपको अपने डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सी सेक्शन के साइड ही आपको जाना चाहिए, आपको कई लोगों को नॉर्मल डिलीवरी से डर लगता है और वो सी सेक्शन करवाना चाहते हैं बट प्रेशर की वजह से नहीं जाते, तो मुझे लगता है कि आपको किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए, आपको खुद के और खुद के बेबी के लिए सोचना चाहिए। और अगर आपको सी सेक्शन के साइड जाना है, बिल्कुल जाइए आप। इतनी भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती है जो सी सेक्शन के बाद आपको ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है। और ये रीज़न था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरे मिनी ब्लॉग को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।